नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट लेके आया हूँ और इस वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि जो जो कंपनीज के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करूंगा वो सारे कंपनीज के ऊपर आपको टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स भी दिखाऊंगा। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करके पैसा भी कमाना चाहते हैं मार्केट से, तो सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा। देखिए मेरा हमेशा मकसद यही रहता है कि मैं आपको सिखा पाऊँ, क्योंकि आपका मेरे ऊपर डिपेंडेंसी ना रहे। क्योंकि आप लोग को प्रॉब्लम क्या है, और जो प्रॉब्लम मेरा भी था पहले जब मैंने फर्स्ट टाइम मार्केट में आया था, कि किसी की बात सुनकर, किसी का टिप्स लेकर मैं काम कर रहा था और तब मुझे बहुत ज्यादा लॉसेस भी हुए। देखिए मार्केट में आपका लॉसेस हो रहा है और लॉसेस के बाद भी आज भी आप मार्केट में टिके हुए हैं, इसका मतलब आप फ्यूचर में एक बड़ा पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि जो लोग मार्केट के ऊपर लॉसेस होने के बाद मार्केट को गाली देकर और मार्केट को एज ए जुआ गैम्बलिंग बोलकर भाग जाते हैं, उसको कभी नहीं रिटर्न मिलेगा। तो जो लोग सीख कर लॉस कर रहे हैं, मतलब वो मार्केट को पैसा दिया है सीखने के लिए। तो अगर आप भी सीख रहे हैं तो ठीक है, अगर आप अभी भी टिप्स के ऊपर डिपेंडेंट है तो मेरे हिसाब से सीख लीजिए, क्योंकि सीख करके आप खुद स्टॉक को फाइंड आउट करके काम कर सकते हैं। और मैं आपको हमेशा बोला हूं, आप चाहे बिजनेस करिए, आप चाहे जॉब करिए, कुछ भी करिए, स्विंग ट्रेडिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आप हर दिन, अगर शाम को हर दिन 1 घंटा आप रूटीन मेंटेनेंस करके 1 घंटा अगर आप स्टडी करेंगे तो आपको बहुत सारा कंपनीज मिलेगा जिसके ऊपर आप ट्रेड लेकर काम कर सकते हैं। उसके लिए कुछ नहीं करना है, उससे पहले मेरे वीडियो देखिए, किस तरीके से मैं डेटा को आपके साथ शेयर करता हूं, उसी डेटा को रिसर्च करिए और उसके बाद काम करिए। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले मैं बात करूंगा सीडीएसएल के बारे में। मेरे सबसे पसंदीदा कंपनी है और इसके ऊपर मैं ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिवली इसीलिए सोचता हूं क्योंकि देखिए आज इंडिया में करीबन करीबन 5 लाख, ऑलमोस्ट देखा जाए तो 5 लाख, सॉरी माफी चाहता हूँ, 5% अगर डीमेट अकाउंट ओपन हुआ है तो उनमें से सिर्फ के सिर्फ 2 लाख ही, सॉरी 2% ही डीमेट अकाउंट एक्टिव है। तो 2% डीमेट अकाउंट एक्टिव है, मतलब क्या है, मतलब 2 लाख, सॉरी फिर से मैं लाख बोल रहा हूँ, माफी चाहता हूँ। 2% जो डीमेट अकाउंट है, उस 2% डीमेट अकाउंट में ज्यादा से ज्यादा लोग पैसे को इन्वेस्ट करके रखे हैं। कुछ लोग ट्रेड भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। बाकी जो 3% लोग अकाउंट ओपन करके रखे थे, वो अकाउंट में आज भी एक्टिव तो है मगर वहां पे कोई भी ट्रेड नहीं कर रहा है, वो सिर्फ अकाउंट ही ओपन है। तो मेरे कहने का मतलब है, तो सोचिए जब इंडिया 3.5% के आसपास, दो सॉरी 2.5% के आसपास लोग स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली निवेश करते हैं, और जहां पे यूएस में 55% के आसपास लोग स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं। तो दोनों में फर्क देखिए, दोनों कंट्रीज में फर्क देखिए। जहां पे यूएस वर्ल्ड के थर्ड लार्जेस्ट देखा जाए तो पॉपुलेशन कंट्री है और इंडिया वर्ल्ड के नंबर 1 पॉपुलेशन कंट्री है, तो उसमें ग्रोथ होने का पोटेंशियल कितना हाई है आप सोच सकते हैं। तो सीडीएसएल का काम क्या है, देखिए जो हम लोग, जो मान के चलिए आज हमने एक शेयर को बाई किया और वो शेयर मैं मान के चलिए कल के दिन बेचूंगा, तो ये जो होल्डिंग हो रहा है शेयर का, उस होल्डिंग डायरेक्टली सीडीएसएल के पास जमा होते हैं। तो अभी सेबी ने एक नया रूल्स चालू किया कि सेबी बता रहा है कि अगर आज के दिन ही मान के चलिए कोई भी शेयर, मान के चलिए कोई भी शेयर आपने आज के दिन ही खरीदारी किए और 1 घंटा, एक दिन नहीं 1 घंटा के बाद अगर बेचेंगे, तो वो मतलब वो शेयर डायरेक्टली आपको सीडीएसएल और एनएसडीएल के पास चला जाएगा। ये दोनों ही डिपोजिटरी फर्म है, सीडीएसएल और एनएसडीएल, इस दोनों के पास चला जाएगा। जो कंपनी के साथ जो डिपोजिटरी फर्म लिंक है उसके पास चला जाएगा। जैसे जीरोधा के पास जो लिंक है वो है सीडीएसएल। तो सीडीएसएल का फायदा इसीलिए ज्यादा मिलता है क्योंकि जीरोधा के पास सबसे ज्यादा अकाउंट्स हैं और सबसे ज्यादा अकाउंट्स को वो कवर करते हैं। तो सोचिए जो सेबी के जो रूल्स है, अगर 1 घंटे के बाद अगर वो सारे शेयर डीमेट में ट्रांसफर हो जाएगा, तो एक जब वो शेयर बेचेंगे तो एक कमीशन वो सीडीएसएल को देना पड़ेगा। और बहुत सारे लोगों को ये भी मतलब कमेंट्स आते हैं कि सर मान के चलिए मैंने 10 शेयर खरीदारी किए कोई भी कंपनी का, और मैं अगर 5-5 करके बेचूं, तो क्या मुझे 2 बार कमीशन देना पड़ेगा सीडीएसएल को? बिल्कुल नहीं। एक कंपनी मतलब आप 5 बार नहीं, एक एक करके शेयर आप 10 बार भी बेचेंगे तो भी आपको 1 बार ही कमीशन देना पड़ेगा। तो इस बात को आपको याद रखना है। तो देखिए मार्केट कैप के हिसाब से 13,000, मैं इस कंपनी का टारगेट में 50,000 करोड़ तक लेके चल रहा हूँ, मेरा टारगेट एज अ लॉन्ग टर्म के लिए। और शॉर्ट टर्म के लिए मैं जब जब ट्रेड बनता है तो वो तो मैं आपके साथ शेयर ही करता हूँ। अभी भी एक ट्रेड बना हुआ है, वो ट्रेड में आपके साथ शेयर करूंगा। उससे पहले डिटेल्स को देखिए। तो कंपनी के पी रेशियो तो ठीक है, आरओसी आरओई तो बेस्ट लेवल में है,
इनकम भी हो रहा है, जीरो डेप कंपनी है, प्रोमोटर के पास होल्डिंग छोटा मोटा है, तो इसको देखकर आपको मतलब तकलीफ होना नहीं चाहिए, क्योंकि इस तरीके से कंपनी के ऊपर प्रोमोटर ज्यादा नहीं रहते हैं। और बाकी इंस्टीट्यूशन इस तरीके से कंपनी के ऊपर ज्यादा देखने को मिल जाएगा। मैं इंस्टीट्यूशन दिखाऊंगा, उससे पहले देखिए कंपनी का परफॉर्मेंस। क्वार्टरली रिजल्ट दिखा दूं तो कंटिन्यूसली क्वार्टर को मेंटेन्स किए। पिछले बार 140 करोड़ का सेल्स किए थे, इस बार 150 करोड़। और एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल किए। उसके बाद देखिए प्रॉफिट, जो 58 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हुआ था, इस बार वो बढ़ के हो चुके 74 करोड़। तो हर दिशा में इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिविटी देखने को मिला है। जब कोई कंपनी के ऊपर इतना ज्यादा पॉजिटिविटी होते हैं, तब उस कंपनी के ऊपर ट्रेड करने में आसानी होता है। और मुझे 2 पॉइंट्स इस कंपनी के खास लगा। पहली बात, रिजर्व जो 200 करोड़ के आसपास था 10 साल पहले, वो बढ़ के हो चुके हैं 1100 करोड़। और कर्जा तो जीरो डेप्थ है। और तीसरी पॉइंट जो है, जो मुझे सबसे बेस्ट लगा, फिक्स एसेट बढ़ा। उसके साथ साथ कंपनी CWIP में 175 करोड़ के आसपास पैसा लगा के रखे हैं। अभी जितने सारे नया दोस्त चैनल के ऊपर आए हैं उसको बता दूं, CWIP का मतलब होते हैं कैपिटल वर्किंग इन प्रोसेस। इसका मतलब कुछ कैपिटल्स कंपनी के प्रोसेसिंग में उस कैपिटल को लगा के रखे हैं। मतलब वो पैसा प्रोसेसिंग खत्म होने के बाद यहाँ पे डायरेक्टली फिक्स एसेट में ऐड होता दिखेगा। ये सारे पॉइंट्स कंपनी के फ्लेवर में है, तो इसीलिए मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ। और रही बात इस कंपनी के ऊपर, म्यूचुअल फंड वाले ने देखिए कंटिन्यूसली बाय किया। और देखिए हम लोग जो गलती करते हैं, पब्लिक जब बेचते हैं उसका फायदा इंस्टीट्यूशन उठाता है। मैं आपको चीख चीख कर बोल रहा था, जब नीचे से ट्रेड बना था तो फर्स्ट ट्रेड मुझे टारगेट मिल चुके हैं, सेकंड ट्रेड भी बन चुके हैं, उसका फायदा आप उठाने के लिए जरूर सोचिए। देखिए म्यूचुअल फंड और एफआईएस ने दोनों ने होल्डिंग्स को किस तरीके से डबल के आसपास इंक्रीज कर दिया। जो पहले 8-8.5% का होल्डिंग था, वो बढ़ के हो चुके 15%। तो इसलिए होल्डिंग्स क्यों उठा जा रहा है, क्योंकि देखिए एक ट्रेड भी बहुत शानदार तरीके से बन रहा है। देखिए यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे एक शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना, और ब्रेकआउट भी शानदार तरीके से हुआ, और ब्रेकआउट कंफर्म भी इस कैंडल ने किया। तो मैंने ये भी बताया कि जब ब्रेकआउट कंफर्मेशन होता है और टारगेट के अगर नजदीक में हुआ, 50% के आसपास हुआ, तो एंटी मत लेना। आपको कभी ना कभी करेक्शन दिखेगा, जब करेक्शन दिखेगा तो एंटी लेना। तो मैंने इस लेवल में एंटी लिया हूं, और भी गिरेगा तो और भी मैं एंटी लूंगा, इस लेवल में आएगा तो और भी एवरेज करूंगा। तो अगर एंटी लेवल से टारगेट तक मिले तो करीबन करीबन मुझे 29% का टारगेट मिल सकते हैं। तो मैं तो बुलिश हूं, आपका क्या राय है इसके ऊपर जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में बात करूं, उसका नाम है हैप्पीस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज। देखिए हैप्पीस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज एक ऐसी कंपनी है जिसके चर्चे में करूं तो इस कंपनी की खासियत यही है कि कंपनी में बेस्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से दिखा दूं तो कंपनी एक आईटी सेक्टर और आईटी सॉल्यूशन एंड सर्विसेज के ऊपर काम करते हैं, जिसका डिमांड लगातार फ्यूचर में बढ़ सकते हैं। और इसीलिए कंपनी का परफॉर्मेंस भी अच्छा हुआ है, जैसे आरओसी आरओई बेस्ट है, इनकम भी शानदार है, प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी अच्छा है। हाँ, आप बोल सकते हैं कि सर कंपनी के पास कर्जा तो ज्यादा है। देखिए कंपनी कर्जा क्यों लिया वो पहले समझना पड़ेगा, तो चलो वो आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ। देखिए कंपनी के ऊपर ट्रेड रिसीवेबल के बारे में बात करूं तो कंपनी पिछले बार 160 करोड़ के आसपास ट्रेड रिसीव हुआ था, और इस बार करीबन 200 करोड़ के आसपास ट्रेड रिसीव हुआ। उससे पहले चले जाएंगे तो 116 करोड़ के आसपास ट्रेड रिसीव हुआ था। तो ट्रेड कंटिन्यूसली मिलते जा रहे हैं, प्रोजेक्ट कंपनी को कंटिन्यूसली मिलते जा रहे हैं, जिसके चलते ही कंपनी का पैसे का भी जरूरत है। उस पैसे वो कहाँ से लेके आएंगे, इसलिए कंपनी क्या किया, कर्जा उठा लिया। और कर्जे उठाने के बाद कंपनी के जो लायबिलिटीज है ये भी देखेंगे तो कंपनी का ट्रेड्स पेबल मतलब पेमेंट भी करना है कितना, 60 करोड़ के आसपास। तो 60 करोड़ और वहां पे 200 करोड़, करीबन 260 करोड़ के आसपास एक्स्ट्रा पैसे की जरूरत है। और उस पैसा कंपनी के प्रॉफिट में कितना है, कंपनी का प्रॉफिट है 220 करोड़। तो सोचिए जहां पे 260 करोड़ का पैसे की जरूरत है कंपनी को करंट सिचुएशन में, तो वहां पे पैसा उतना नहीं है, तो इसलिए कंपनी ने क्या किया, कर्जा उठाया है। तो इस सारे पॉइंट्स सोचकर आप काम करेंगे, समझकर काम करेंगे, तो आपको कभी डर नहीं लगेगा। किसी कंपनी के ऊपर निवेश करने के बाद आपको डर नहीं लगेगा। चाहे आप जहां से एंट्री किया है वहां से अगर 20% भी करेक्शन हुआ ना, तो भी आपको डर नहीं लगेगा, वहां से और भी क्वांटिटी आप ऐड करते चले जाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब आप समझ रहे हैं। और अगर आप वीडियो को अच्छा लग रहा है तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपका लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं, और मैं कंटिन्यूसली इसी तरीके से वीडियो आपके सामने लेके आता हूँ। और हाँ, एक चीज मैं आपको बता दूं, बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कमेंट्स किया बहुत सारे कंपनीज के बारे में अपडेट ले आने के लिए, तो मैं एक एक करके किसी न किसी वीडियोस के अंदर उसका अपडेट लेके आ रहा हूँ। तो प्लीज उस वीडियो को जरूर देखिए। और मैं माफी चाहता हूँ, शायद कुछ टाइम लग जाए, कुछ लेट भी हुआ, तो इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, क्योंकि आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि मुझे कुछ स्टडी करने के बाद ही मैं उस वीडियो आपके सामने लेके आता हूँ। तो प्लीज टाइम मुझे दीजिए, और मैं आपके लिए सारे वीडियोस जरूर कवर करूंगा किसी न किसी वीडियो के अंदर।
तो इस कंपनी के डिलीवरी के बारे में बात करूं तो कंटिन्यूसली यहाँ पे डिलीवरी देखने को मिला है और लगातार डिलीवरी होने के कारण एक चार्ट पैटर्न्स भी यहाँ पे क्रिएट हुआ। तो चार्ट पैटर्न्स क्या क्रिएट हुआ था, देखिए शानदार तरीके से एक रेंज क्रिएट हुआ था। उस रेंज 22% के आसपास था। जब कोई कंटिन्यूसली बाइंग रेंज बनता है, मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, कंटिन्यूसली बाइंग रेंज बनता है, इसका मतलब जो कैंडल कंटिन्यूसली बनते जाएंगे उसमें बीच में कोई भी रेड कैंडल नहीं होना चाहिए, कोई भी रेड कैंडल नहीं होना चाहिए। अगर दोजी कैंडल बने तो भी चलेगा, मगर रेड कैंडल नहीं होना चाहिए। और इस रेंज को मार्किंग कर लेना, इस नीचे लेवल तक फिर से जब वापस आए तो यहाँ पे एंटी बनेगा और यहाँ पे इस लेवल तक टारगेट बनेगा। देखिए यहाँ पे एंटी बना था और थोड़ा सा नीचे आया, मैंने एवरेज भी किया, फिर से देखिए टारगेट यहाँ तक गया। तो अभी फिलहाल के लिए क्या कोई एंटी है? मेरे हिसाब से कोई भी एंटी नहीं है। तो जब एंटी बनेगा, यहाँ पे कप विथ हैंडल पैटर्न जब क्रिएट होगा तब एक नया एंटी बन सकते हैं। तो उस दिन के लिए मैं इंतजार कर रहा हूँ। तो फिलहाल के लिए कोई भी नया एंटी नहीं है, तो इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में बात करूं, उसका नाम है IRFC। तो IRFC जो इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन कंपनी है, इसके ऊपर मैं डिटेल्स वीडियो आपको एक अपलोड करके दिया था इस हफ्ते में, संडे सैटरडे में। तो उस वीडियो को आपने जरूर देखे होंगे। तो IRFC का कितना पोटेंशियल है फ्यूचर में, कितना ग्रोथ होने का चांसेस है, वो सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। इसमें 2 पॉइंट्स वीकनेस है। 2 पॉइंट्स वीकनेस क्या है? कंपनी में कोई गड़बड़ी नहीं है, कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहा है, डेप्थ भी ज्यादा है। डेप्थ इसलिए ज्यादा लिया गया क्योंकि कंपनी एक फाइनेंस सेक्टर है। तो फाइनेंस सेक्टर में डेप्थ जरूर लिया जाएगा क्योंकि वो पहले खुद लोन लेते हैं, उसके बाद उस लोन को जिस दूसरे को वो इंटरेस्ट के साथ बांटते हैं, मतलब दूसरे को वो लोन देते हैं। तो इस कंपनी की खासियत यही है कि कंपनी के ऊपर अच्छा खासा लोन देने के बाद भी कंटिन्यूसली कंपनी अलग लेवल में प्रॉफिट को जनरेट किया। और इस अलग लेवल का प्रॉफिट जनरेट करने के बाद कंपनी के जो प्रोमोटर्स के जो होल्डिंग्स है वो कितना हुआ, 86% होल्डिंग्स अभी भी है। और यहाँ पे थोड़ा सा वीकनेस है, सेबी के रूल्स के हिसाब से 75% के ऊपर होल्डिंग नहीं होना चाहिए। किसी भी प्रोमोटर के पास होल्डिंग 75% के ऊपर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे सेबी के पास रूल्स के हिसाब से तो कंपनी को करीबन 11.4% के आसपास होल्डिंग्स को बेचना पड़ेगा। तो जब इतने परसेंटेज बेचेंगे तो शेयर में करेक्शन होगा। तो शायद इसीलिए इन्वेस्टर उतना ज्यादा क्वांटिटी यहाँ पे नहीं उठाया है, क्योंकि वो क्वांटिटी तब उठाएंगे जब इस तरीके से होल्डिंग्स को बेचा जाएगा। और आरबीएनएल ने इस बार मतलब इस क्वार्टर ने होल्डिंग्स को बेचा है। तो मेरे हिसाब से आरएफसी में भी होल्डिंग्स को शायद बेचने को देखने को मिल सकता है। तो इस कंपनी के बारे में एक ही बात कहूंगा, कंपनी के ऊपर आप कंटिन्यूसली देखेंगे तो म्यूचुअल फंड वाले ने थोड़ा सा स्टेक को बेचा, मगर एफएस ने उस होल्डिंग को कंटिन्यू किया। और रही बात इस कंपनी के चार्ट पैटर्न्स का, देखिए लगातार एक बाइंग हुआ और लगातार बाइंग होने के बाद यहाँ पे एक ट्रेड भी मैंने आपको मेंशन किया था। यहाँ पे शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना था और एक जर्नी भी हुआ और उसके बाद ब्रेकआउट भी हुआ और इस लेवल में कुछ टाइम होल्ड किया, उसके बाद ब्रेकआउट किया और इसके ऊपर मैंने एंट्री लिया था, इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाकर, और मैंने यहाँ पे एग्जिट कर लिया। यहाँ पे एग्जिट करने का जो मेन मकसद था मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, जब कोई कंटिन्यूसली बाइंग हो रहा है तो आपको देखना है कोई ग्रीन कैंडल के नीचे अगर कोई रेड कैंडल हिट करे तो यहाँ पे एग्जिट ले लेना। तो मैंने यहाँ पे एग्जिट लिया और आज तक अभी तक कोई नया ट्रेड नहीं लिया क्योंकि कंपनी के ऊपर एक फोमो बाइंग हो चुके हैं। तो थोड़ा सा करेक्शन और थोड़ा सा होल्ड कर सकते हैं। अगर यहाँ पे कुछ टाइम बिताए और उसके बाद अगर ब्रेकआउट करे तो मैं फिर से एक एंट्री लेने के लिए तैयार जरूर रहूंगा। तो बाकी आपके क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूं, महाराष्ट्र स्कूटर। तो महाराष्ट्र स्कूटर के बारे में बात करूं तो इस कंपनी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया कि कंपनी आपको डिविडेंड देने वाला है। और डिविडेंड कितना देगा और कब देगा, देखिए 29 तारीख को आपको डिविडेंड मिलेगा 110 रुपीस करके, मतलब आपको करीबन करीबन 1110% के आसपास डिविडेंड यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो अच्छा खासा डिविडेंड पाने के लिए इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए, उसके बाद डिविडेंड के लिए सोचिए। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना और इस तरीके से इन्फॉर्मेशन पाना है तो चैनल के ऊपर जरूर सब्सक्राइब भी करना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।